हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं टॉपिक कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि क्लास 12th का पहला टॉपिक है, जिसमें से एनसीईआरटी में भी आता है और आपके एमपी बोर्ड में भी कम से कम 5 से 6 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और चार्जेस आपके पास में क्या है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो चार्जेस आपके पास में दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपके पास में नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्जेस की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे क्या घटना घटित हुई, तो ये माना जाता है कि जब दो चीज़ों को आपस में रब किया जाता है तो उनमें एक ऐसी उत्पत्ति आ जाती है, उनमें छोटे छोटे पदार्थों को, छोटे छोटे सबस्टेंस को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है। इस अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो चार्जेस हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके पास में पॉजिटिव चार्ज और एक आपके पास में होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये हम लोग 9th-10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो आपके पास में क्या करते हैं सर, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं आप यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो अपोजिट नेचर के प्लस माइनस चार्ज होंगे वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम नेचर के चार्जेस होंगे वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अब जब दो चीज़ों को रब किया जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पर आएगा नेगेटिव चार्ज, एक पर आएगा पॉजिटिव और एक पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो जिस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मतलब ये है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, डिफिशियंसी हुई है, और जिस सब्सटेंस पर या जिस किसी भी पदार्थ पर नेगेटिव चार्ज आता है, जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है, वहाँ क्या बोला जाएगा कि इस पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है। तो हम इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं बार बार, इलेक्ट्रॉन इसीलिए बोला जा रहा है कि जो तुम्हारे पास जो चार्ज को ले जाने का कार्य करता है वो कौन करता है, आपके पास में इलेक्ट्रॉन करता है। जैसे एक बात कही जाए कि एक व्यक्ति कुछ सामान लेकर के जा रहा है अपने यहाँ से, या कोई भी तुम में से कोई बच्चा है वो बैग लेकर के कोचिंग तक आता है, तो तुम क्या हो गए, उस बैग को लेकर आने वाले हो गए ना। उसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज को लेकर के जाता है, और वो कितना मिनिमम चार्ज लेकर के जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम चार्ज लेकर के जाता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज लेकर के जाता है। कितना चार्ज तो मैं लेकर के जाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज लेकर के जाएगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाते हैं, तो मैंने कहा आपके पास में एक बॉडी ये है और एक बॉडी आपके पास में ये है। इस बॉडी पर मान लो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होंगे, कम हुए होंगे, तो इस पर क्या हुई होगी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई हो। और इस बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हुई होगी, अधिक हुई होगी, इसीलिए इस पर गेन्स इलेक्ट्रॉन की होंगे, एक्सेस किया होगा इलेक्ट्रॉन्स ने, तो इस पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक हो गई, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये बात आपके सामने क्लियर हो गई। ठीक है, और ग्लास रॉड को जब किसी से रब किया जाता है, जैसे मान लो आपके पास में एक ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड को अगर आप वुलन के किसी क्लॉथ से या सिल्क से रब करोगे तो ये बोला जाता है इस ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस बुल पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मतलब क्या प्रॉपर्टी हुई कि ग्लास ने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए होंगे, डोनेट किए होंगे, और बुल ने क्या किए होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये बात याद रखना, ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और एवोनाइट की जो रॉड होती है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपने ये तो सीख ही लिया कि एक चार्ज और दूसरा चार्ज अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जब वो अट्रैक्ट नेचर के हैं, जब वो अपोजिट नेचर के हैं, तो उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीच में उनके फोर्स नहीं लगे, उनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। तो मैं कह देता हूँ कि मान लो अगर यहाँ पर कुछ +Q1 चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर एक +Q2 चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे सर, रिपेल करेंगे, एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूँ ये +Q1 चार्ज रखा हुआ है और ये -Q2 चार्ज रखा हुआ है, ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता, ये फोर्सेज कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर तो जरूर रखे होंगे ना। तो मान लिया जाए वो डिस्टेंस आपके पास में क्या होगी, r होगी। ठीक है, तो यहाँ रिपल्शन हो रहा है और यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है। तो कूलाम सर थे हमारे, उन्होंने एक अपना एक लॉ दिया था। उन्होंने क्या लॉ दिया था, आप लोग 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे
F बराबर G m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता था? ये फोर्स दो मासेस के बीच में अप्लाई होता था। जहाँ पर दो मासेस कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते थे तो उनके बीच में एक फोर्स लगता था, उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता था। उसी तरीके से ये फॉर्मूला बनता है आपके पास में कि तुम्हारे पास में दो चार्जेज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दो चार्जेज हैं कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? तो बनेगा ये कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है, इन दोनों चार्जेस के बीच में हो रहा है। तो जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनकी जो डिस्टेंस होगी उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कूलम्ब्स ने बात कही थी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर। ये इन दोनों के होगा। जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो आपके पास में ये इस तरीके से बनता है Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको आप लोग A नाम दे दीजिए, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब इस A की वैल्यू रखते हैं हम लोग तो F बराबर इसकी वैल्यू आप लोगों के सामने आती है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम लोग इन वैक्यूम और एयर में देखते हैं। इसकी वैल्यू को हम लोग कहाँ देखते हैं? वैक्यूम और एयर में देखते हैं। चूँकि 1/4πε0 की कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होगी, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो 1/4πε0। तो 1/4 गुणा पाई की वैल्यू 3.84 होती है और ε0 को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोला जाता है, जिसकी वैल्यू आपके पास में 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। जब इस पूरी संख्या को सॉल्व किया जाता है तो आपके पास में आंसर निकल के आता है 9 इंटू 10⁻9। इसकी ऐसा यूनिट भी आप आसानी से निकाल सकते हो, इसको यहीं लिखा रहने दीजिए। मान लो मैंने कहा 1/4πε0 की यूनिट क्या होगी, तो रटना नहीं है सर कुछ भी, तो इसको यहीं लिखा रहने दीजिए। इसको कहाँ भेज दीजिए? F आर स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए और अपॉन में Q1 इंटू Q2 बराबर 1/4πε लिख लीजिए। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगी। एक चार्ज की कूलाम, इसकी भी कूलाम, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो 9 इंटू 10⁻⁴ की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये तुम्हारे पास में कौन सा लॉ हो जाता है? ये आपके पास में कूलाम्स लॉ हो जाता है। सारे याद रखेंगे। और हाँ, ये जो फोर्स है हमेशा अलोंग द लाइन लगेगा। जैसे ये मैं कहूँ कि अगर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, अलोंग द लाइन का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में ये फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं कि ये फोर्स चार्ज यहाँ रखा, ये रखा, ये इस साइड लग गया फोर्स, नहीं। हाँ, वो कहीं भी हो। जैसे एक फोर्स, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों ऐसे ऐसे लगेंगे। अगर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, तो इस तरीके से लगेंगे। रिपल सेम चार्ज हैं तो अट्रैक्शन होगा तो इनमें भी ऐसे ही होगा। तो दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन। ये फोर्स कैसे कार्य करता है? आपका अलोंग द लाइन कार्य करता है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ ये भी हैं। ये जो कूलाम्स लॉ वाला फोर्स है ये कब कार्य करता है? जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है। जब आपका चार्ज कैसी कंडीशन में होगा? रेस्ट वाली कंडीशन में होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि कूलाम्स लॉ यहाँ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी कहा जाता है, या इसको कूलाम्स लॉ ने जो फोर्स दिया था वो भी कह दिया जाता है। तो इसको सारे याद रखोगे। चलिए, इसके बाद हम लोग चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं कि चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो एनसीईआरटी में चार्जेस को 3 तरीके से बांटा गया है कि चार्जेस की प्रॉपर्टी को 3 तरीके से बांट दिया जाता है। पहली आपके पास में आती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। क्या आती है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होती है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, कोई एक बॉडी है, और मैंने कहा इस बॉडी पर आपके पास में 3 + 3 कूलम का चार्ज है, -4 कूलम का चार्ज है, +10 कूलम का चार्ज है, +15 कूलम का चार्ज है। इसका टोटल चार्ज बताइए। तो हम इसको सिंपली, जो हम लोग प्लस मेथड करते हैं, एल्जेब्रिकली मेथड यूज़ करते हैं, उससे हम इसको सिंपली निकाल लेंगे। जैसे 15 और 10 कितना हो गया? 25 और 3 28, 28 में से 4 गए तो +24 आ गया। तो इस पर कितना चार्ज है? +24 कूलम चार्ज है। अब प्लस का मतलब क्या हुआ? इस पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? डिफिशियंसी होगी, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है।
इसको क्या बोला जाता है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बोला जाता है। दूसरा आपके पास में आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहा जाता है? मैंने कहा तुम्हारे पास कोई एक पदार्थ है, तो हम ये कहते हैं वो पदार्थ छोटे छोटे एटम से मिलकर के बनता है, और एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं। तो उस पदार्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से ही था, और हम ये भी जान चुके हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ चार्ज भी होता है। तो आप इस बात को ऐसे नहीं कह सकते कि उसके पास पहले से कुछ चार्ज नहीं है, वो बॉडी न्यूट्रल है। तो ये कहा जाता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो पहले से ही चार्ज है। तुमने क्या क्रिएट किया? तुमने सिर्फ उसको रब करके एनर्जी प्रोवाइड की जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन तो उस एटम के पास पहले से ही था। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात आती है। तो ये कहा जाता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो इसको क्रिएट किया जा सकता है और नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ना इसको क्या किया जा सकता है? डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। इसको सिर्फ क्या किया जा सकता है? ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसको ऐसा नहीं कि हम तो ख़त्म कर देंगे इसको, कैसे? पत्थर से पीट देंगे, तब भी उसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, तब भी उसके पास चार्ज रहेगा। तो उसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है? सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जब ट्रांसफ़र की बात आई तो उन्होंने एक और चीज़ निकाली, क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या होता है? ये बस कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात समझनी है तुम लोगों को। जैसे अभी ऊपर पढ़ के आए हो ना कि चार्ज को सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूसरी जगह जा सकता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या तो एक ट्रांसफ़र होगा, या दो ट्रांसफ़र होंगे, या तीन ट्रांसफ़र होंगे, या 5 ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन ट्रांसफ़र कैसे होंगे? एक नंबर की फॉर्म में ट्रांसफ़र होंगे। तुम बोलो नहीं हमें तो 1.5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दो हमें, तो और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, 1.5 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक क्या होगी? मिनिमम इंटीजर फॉर्म क्या होगी? इसकी ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है आपके पास में? Q बराबर यहाँ से फॉर्मूला बनता है प्लस माइनस एस एन। एन यहाँ पर इंटीजर होता है और Q चार्ज होता है, और ये मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है एक बॉडी पर। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो यहाँ से क्या परिभाषा निकल के आती है आपके सामने कि द इंटीजर मल्टीपल ऑफ एन मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो किसके बराबर हो जाएगा? जो तुम्हारे पास उस बॉडी पर चार्ज हो। तो इसका फॉर्मूला सारे बच्चे याद रखेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर NE। अब क्या होता है इस पर? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं। जैसे क्या बन जाता है आपके पास में? जैसे मैं यहीं बात करूँ अभी, जैसे मैं यहाँ आपके पास बात करूँ कि मैंने कहा अगर एक बॉडी पर 1200 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉडी पर 1200 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उस पर एक्सेस आ गया, 1200 इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस आ गया, ठीक है? तो आप उस बॉडी पर चार्ज बताइए कितना होगा? 1200 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक बॉडी पर और कहीं से ट्रांसफ़र होकर आ गए, तो मैं बताइए उस बॉडी पर चार्ज कितना होगा? तो आप जानते हैं हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं? Q बराबर NE पढ़ते हैं। N की वैल्यू आपके पास में कितनी दी हुई है? 1200, कि 1200 इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफ़र हुए होंगे, ठीक है? और चार्ज की वैल्यू क्या है? E। तो Q बराबर निकालना है, तो 1200 गुणा एक इलेक्ट्रॉन में मिनिमम चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो 1200 रखा इंटू E की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है? अब जरा देखना कैसे करते हैं। इस एक जीरो को तो ये ले लेगा तो 16 बचेगी, और एक जीरो इसे दे दो तो 12 गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस का 18 कूलम हो गया। 18 कूलम हो गया। इन दोनों का आप लोग गुणा कर दीजिए। 16 दूनी 32 की 2, 16 एकम 16 और 1 32 की 2, 16 3, 16 एकम 16 और 3 19। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 192 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर आप इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है चार्ज हो गया तो 2 इसको दे दीजिए, 1.92 × 10⁻⁻18 कितना प्लस हो जाएगा? यहाँ से हम लोग राइट साइड से चल रहे हैं, राइट साइड से चलते हैं तो हमेशा प्लस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1.92 × 10⁻⁻16 कूलम चार्ज इस बॉडी पर आ जाएगा। यह क्या आ गया? चार्ज आ गया, ठीक है? आप समझ पा रहे हो इसको? N की वैल्यू रखी, E रखी, सिंपल है। यहाँ से एक और बात आ जाती है, कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे मिटा देता हूँ इसे। मैंने कहा
एक इलेक्ट्रॉन में मिनिमम चार्ज आपके पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम चार्ज है। ये तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास है, और एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी। तो बच्चे याद कर लेते हैं उसको कि एक कूलाम में आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 10 की घात 18 बहुत बड़ा नंबर है। एक कूलाम के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। मान लो किसी से ये नंबर याद नहीं हो रहा तो इसको हम लोग आसानी से निकाल भी सकते हैं। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो यहाँ से एक कूलाम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन ये सब डिवाइड में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, एक डेसिमल हटाऊंगा मैं जब यहाँ से, तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, एक जीरो आ गया है ना, बोलो भाई। और 10 की घात 19 ऊपर पहुँचेगी तो ये 19 हो गया, और ये 16 आ गया। मैं कहता हूँ 10 में अभी भाग नहीं जा रहा, एक जीरो इसको उधार दे देता हूँ। तो एक जीरो जब मैंने इसको दिया तो ये 100 हो गया, और ये 10 की घात 18 हो गया, ये 16 हो गया। इसमें इसका भाग दे दो। 16 छक्के क्या होता है? 96 पॉइंट 4 बचेगी। डेसी पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया तो 40 हो गया। 16 दूनी 32, 8 बचा, और 16 पंजे 80। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक कूलाम में? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वही वैल्यू आ गई जो अपन ने याद करनी थी। अब मान लो किसी से याद नहीं हो रही ये वैल्यू, तो तुम्हें ये तो करनी पड़ेगी यार। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ये तो करनी पड़ेगी। समझ रहे हो?